नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेशंस किया जाता है एंड फ्रीक्वेंसी को कैसे हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ डायग्राम एंड कैलकुलेशंस ऑलरेडी करके रखा हूँ। तो पहले हम लोग कैलकुलेशंस देखेंगे, उसके बाद ये जो डायग्राम है डायग्राम को हम लोग समझेंगे। ओके, अभी तो दोस्तों फर्स्ट कैलकुलेशंस हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी भी मोटर का सिंक्रोनाइज स्पीड कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, NS इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। ओके, यहाँ पे एफ क्या है, हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, जो सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी रहता है हम लोग का 50 है इंडिया पे। एंड पी क्या है, ये पोल है। हम लोग मोटर में जैसे कि पोल बोलते हैं ना, कि 4 पोल का मोटर है, 2 पोल का मोटर है, 6 पोल का मोटर है, 12 पोल का मोटर है। तो ये हम लोग मान लेते हैं, हम लोग वैसे मोटर है उसका पोल है 4 पोल, करेक्ट। और 120 क्या है दोस्तों, 120 यहाँ पे है डिग्री। जैसे कि हम लोग एक मोटर में जो ROIB जो 3 फेज जो अंदर पे जो वाइंडिंग करते हैं उसको 120 डिग्री प्लेस करके उसको वाइंडिंग किया जाता है, और ये फेज डिफरेंस होता है। ओके, जो एक मोटर है, मोटर का जो स्टेटर में जो सिंक्रोनाइज स्पीड जो बन रहा है, मीन्स हम लोग स्टेटर में ROIB सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको ही हम लोग सिंक्रोनाइज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 120 हम लोग का ये फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है 120 डिग्री। ये 120 रहेगा इंटू 50। यहाँ पे क्या बोला है, इंटू 50, मतलब एफ मीन्स हम लोग का फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे से मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे उठा लिया हूँ। ओके, 120 इंटू एफ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर नीचे इसको सॉल्व करते ही हम लोग यहाँ पे 6000 यहाँ पे आ गया है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइडेड बाय पी करना है। पी मीन्स पोल। ओके, तो 6000 यहाँ पे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर में 6000 रख दिए हैं और डिवाइडेड बाई पी कर दिया है, मतलब पोल। हम लोग का मोटर कितना पोल का है, 4 पोल का है। तो यहाँ पे मैं 4 पोल कर दिया हूँ। यहाँ पे निकल के आ गया है 1500 NS, मतलब RPM, मतलब सिंक्रोनाइज स्पीड। ओके, ये स्टार्टर का स्पीड निकल के आता है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का जो जितना सारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें RPM ऐसे राउंड फिगर में लिखा नहीं रहता है। जैसे कि 1500 RPM लिखा नहीं रहेगा, वहाँ पे 1500 के जगह आप लोग को लिखा मिलेगा 1490, 1460, 1480, 1470 ऐसे निकल के आता है। जो 1490, 60 जो लिखा रहता है ना, वो एक्चुअली रोटर का स्पीड होता है। ओके, और सिंक्रोनाइज स्पीड हम लोग का 1500 होता है। जहाँ पे ऐसे लिखा मिल जाएगा ना कि वो 1470 या 80 का RPM का मोटर है, नेम प्लेट पर लिखा रहता है, दैट मीन्स उसका सिंक्रोनाइज जो स्पीड रहेगा, जो स्टेटर का जो स्पीड रहेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, वो 1500 रहता है। ओके, कभी भी जो स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड एक साथ मैचिंग होके नहीं चलता है। ओके, हम लोग का जो रोटर जो है वो थोड़ा सा पीछे घूमता है, हम लोग का जो सिंक्रोनाइज जो स्पीड है वो थोड़ा फास्ट घूमता है, ठीक है। इस फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी मोटर का सिंक्रोनाइज स्पीड निकल सकते हैं। ओके, अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस करना सीखेंगे। ओके, यहाँ पे तो हम लोग RPM कैलकुलेशन किए थे, अभी हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है क्या, F इक्वल टू P इंटू NS डिवाइडेड बाई 120। इस फॉर्मूला से निकल के आ रहा है ये फॉर्मूला। तो सिंपली मैं यहाँ पे नीचे खाली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पहले क्या बोला है, P हम लोग का क्या है, कितना पोल है, 4 पोल है। तो यहाँ पे मैं 4 ले लिया हूँ, इंटू NS क्या है, हम लोग का NS क्या निकल के आया था 1500 RPM। तो यहाँ पे 1500 RPM में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से सेम वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है 6000, जो कि यहाँ पे निकल के आया था, करेक्ट। तो नीचे भी यहाँ पे 6000 निकल के आ गया है। देन हम लोग क्या करना है, डिवाइडेड बाय 120 करना है। फॉर्मूला में यही बोल रहा है। तो यहाँ पे 6000 को डिवाइडेड बाय 120 कर दिया हूँ। 120 करने से ही हम लोग को यहाँ पे देखिए 50 फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया है, 50 हर्ट्ज। ओके, तो इस फॉर्मूला यूज़ करके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग कम ज़्यादा कैसे करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला सेम यही रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं नीचे लिया हूँ, ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला वही रहेगा। कितना था, 4 हम लोग का पोल लेना है। कितना था हम लोग का पोल, 4 पोल है, ले लिया हूँ। इंटू यहाँ पे हम लोग का जो 1500 RPM निकल के आया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करे हैं, 1300 RPM यहाँ पे पुट किया हूँ मैं। ओके, 4 इंटू 1300, ये करने से यहाँ पे निकल के आ रहा है वैल्यू 5200। ओके, 5200 यहाँ पे निकल के आ गया है। तो सेम 5200 से डिवाइड करके 120 करना है। देखिए मैं यहाँ पे 5200 ऊपर में रख दिया हूँ, डिवाइड बाय 120 कर दिया हूँ। 120 करने से यहाँ पे निकल के आ गया है 43.33 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो गया है। 1500 में यहाँ पे लिया था। देन उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला में 1300 लिया हूँ। हम लोग ये RPM है। तो यहाँ पे उस 1300 लेने से ही यहाँ पे जो हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो गया है। तो पहले इस फार्मूला में फ्रीक्वेंसी हम लोग का 50 था,
कि हम लोग का जो स्पीड है, अगर हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग का चेंज होता है। ओके, तो दोस्तों इस फॉर्मूला से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो नीचे में यहाँ पे थोड़ा सा आरपीएम कम करके लिया था कि फ्रीक्वेंसी जैसे कि चेंज हो जाए। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं, ये क्या चीज़ है। देखिए हम लोग के पास यहाँ पे एक पावर प्लांट है जो कि टीजी टर्बाइन जनरेटर है यहाँ पे, ये 4 MVA का है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेशन हो रहा है 11 kV। ओके, और सीधा यहाँ देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, मतलब केबल आ रहा है आके यहाँ पे एक हम लोग का सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर से होते हुए यहाँ पे हम लोग का कॉमन बस बार है, और बस बार के बीच में यहाँ पे एक BC, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म लिख के रखा हूँ, बस कपलर, और ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। यहाँ पे एक बस कपलर है, और सेम इसी लाइन के साथ ही, इस कॉमन बस बार के साथ ही यहाँ पे हम लोग का एक ग्रिड सोर्स है। गवर्नमेंट से हम लोग एक ग्रिड सोर्स लेके रखे हैं, 11 kV का ग्रिड है, 1 MVA का इसका कैपेसिटी है, इतना लोड हम लोग इससे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर है, और ये भी सेम सर्किट ब्रेकर से आउटपुट निकल के हम लोग का जो कॉमन बस बार यहाँ पे अटैच्ड है। ओके, तो और देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से कुछ लोड चल रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे नाम में देख रखा हूँ, लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4, ठीक है। और ये कुछ डिफरेंट सेक्शन में जा रहा है सोर्स, ये कुछ डिफरेंट सेक्शन में जा रहा है, ये कुछ डिफरेंट सेक्शन में जा रहा है, ये कुछ डिफरेंट सेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और हर सेक्शन का लोड हम लोग में यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 MVA का है, ये भी 1 MVA का है, ये भी 1 MVA का है, ये भी 1 MVA का है। ओके, और हम लोग का जो TG है, जो जनरेटर है, 4 MVA का है टोटल। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ओके, तो हम लोग का TG से ये टोटल लोड चलता रहता है। ओके, 1 MVA 1 MVA 1 MVA 1 MVA, टोटल 4 MVA यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे टोटल 4 MVA का हम लोग का TG है, ठीक है। तो इस टरबाइन जो जनरेटर है, इस जनरेटर को हम लोग अगर कंटिन्यूसली अगर 100% लोड में चलाएंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसको जो लाइफ है, लाइफ बहुत ही मतलब शॉर्ट हो जाएगा, बहुत कम लाइफ के अंदर ये ख़राब हो जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। इसका लाइफ शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो 11 kV ग्रिड है और जो ये TG है, जो हम लोग का जो जनरेटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। ये जो टोटल जो लोड है, इस लोड को हम लोग बहुत ही ईजी वे में चला सकते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग 1 MVA का लोड जो ग्रिड से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसके ऊपर 1 MVA का लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा TG के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम लोग इस जो कॉमन बार है, इससे भी हम लोग सोर्स लेंगे, इससे भी हम लोग सोर्स लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग का ओनली फॉर ये TG से चल रहा है, ठीक है। ये वाला बस केबल हम लोग का ऑफ है, हम लोग ग्रिड से सोर्स नहीं ले रहे हैं, ओनली फॉर ये TG से चल रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो ग्रिड है, ग्रिड को हम लोग ये जो कॉमन बस बार है इसके साथ जोड़ना है, मतलब इससे भी हम लोग को 1 MVA का लोड लेना है, ठीक है। तो ये सोर्स भी चलता रहेगा, इससे भी हम लोग सोर्स लेंगे तो ये सोर्स भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों को, इसको सिंक्रोनाइज सिस्टम बोला जाता है। तो ये दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर से फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है फेज सीक्वेंस। अभी फेज सीक्वेंस क्या होता है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ते हैं, RYB, ठीक है। अगर एक किसी भी सिस्टम में RYB ऐसे सप्लाई दे रहे हैं, मतलब मान लेते हैं TG का RYB सप्लाई आ रहा है और एक ग्रिड का RYB सप्लाई आ रहा है, ठीक है। ये जो R है, R के साथ हम लोग R ही कनेक्ट करेंगे केबल को, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंगल लाइन डायग्राम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली ये 3 लाइन है, ठीक है। Y को Y के साथ कनेक्ट करेंगे, B को B के साथ कनेक्ट करेंगे, RYB, ना कि जैसे कि R को Y के साथ, B को इसके साथ अलग अलग नहीं करना है। ओके, इसको फेज सीक्वेंस बोला जाता है। फेज सीक्वेंस हम लोग का ठीक रहना चाहिए। और ये जो फेज सीक्वेंस होता है, जब कमीशनिंग होता है, जब न्यू मशीन्स, जनरेटर, अल्टरनेटर सब इंस्टॉलिंग होता है, उस टाइम पे ही फेज सीक्वेंस फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। उस टाइम पे एक बार करने से बस हो गया, उसके बाद कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार थोड़ी हम लोग चेंज करेंगे RYB करके, नहीं करते। जब नया प्लांट बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं, कनेक्शन वगैरह, कमीशनिंग, इरेक्शन वगैरह करते हैं, उस टाइम पे ये सब हो जाता है, ये फेज सीक्वेंस का सिस्टम। ओके, तो ये वाला हम लोग का फुलफिल हो गया। 2 नंबर पे क्या है कि हम लोग का जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी फुलफिल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग के TG का वोल्टेज क्या है, 11 kV है, और हम लोग का ग्रिड का भी वोल्टेज क्या है, 11 kV है, करेक्ट। तो ये इसका भी वोल्टेज सेम होना चाहिए, हम लोग का जो ग्रिड का वोल्टेज ये भी सेम होना चाहिए, दोनों वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो वोल्टेज भी हम लोग का मान लेते हैं सेम है, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आता है फेज एंगल। अभी फेज एंगल क्या है कि फेज एंगल, जैसे कि हम लोग का जो वेव फॉर्म रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे ऐसे वेव फॉर्म जो चलता रहता है, मान लेते हैं ये TG का वेव फॉर्म है और ये वाला है ग्रिड का वेव फॉर्म, ठीक है। ये TG का वेव फॉर्म है और ये ग्रिड का वेव फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फेज एंगल यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग का फेज एंगल एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि ये हम लोगों का TG का है और जो ग्रिड का जो फेज एंगल है वो भी सेम
इसमें ही रहना चाहिए, ना कि ऐसे रहना चाहिए। ऐसे रहने से यहाँ पे कि फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज एंगल का डिफरेंस आ रहा है, इससे हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे जो फेज एंगल आ रहा है इससे हम लोग का इफेक्ट हो सकता है, हम लोग का सिस्टम पे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे एंगल अगर मैच नहीं होगा फेज एंगल, तो हम लोग का ये सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो फेज एंगल है सेम एंगल में रहना चाहिए, सेम फेज एंगल पे रहना चाहिए, ऐसे डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, गलत है, ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग का फेज एंगल भी ठीक हो गया। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी सेम होना चाहिए, इसका भी फ्रीक्वेंसी 50 होना चाहिए, देन इसका भी फ्रीक्वेंसी 50 होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी इसका चेंज रहेगा, इसका चेंज रहेगा, तब जाके भी सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हम लोग। ओके, मान लेते हैं सपोज हम लोग का जो TG है इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम चल रहा है, मान लेते हैं कि 40 के आसपास ऐसे चल रहा है या 43 ऐसा फ्रीक्वेंसी चल रहा है। ठीक है, और हम लोग का ग्रिड का फ्रीक्वेंसी 50 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो TG है, जो टरबाइन जनरेटर चल रहा है किसके थ्रू चल रहा है, सॉरी हम लोग का जो TG है, TG जो जनरेटर है किसके थ्रू चल रहा है, टरबाइन के थ्रू चल रहा है। टरबाइन जो होता है, टरबाइन को कौन चला रहा है, स्टीम हम लोग देते हैं। ठीक है, एक थर्मल पावर प्लांट है ये वाला, तो स्टीम हम लोग देते हैं। स्टीम जितना प्रेशर से हम लोग देंगे उतना स्पीड से टरबाइन घूमेगा, देन टरबाइन जितना स्पीड से घूमेगा तो हम लोग को जो जनरेटर है, जनरेटर भी उतना स्पीड से घूमेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 43 यहाँ पे हम लोग का हर फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो TG है इसका जो जनरेटर है इसके स्पीड हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। जब स्पीड जब इंक्रीज़ करेंगे तो हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज चलाएगा। तो उस टाइम पे जो हम लोग का ग्रिड का जो फ्रीक्वेंसी है और TG का जो फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच कर जाएगा, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम हो जाएगा। सेम होते ही उसके बाद हम लोग ये दोनों को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। उसके बाद जाके हम लोग ये जो ब्रेकर है, ब्रेकर को हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करते ही इस लाइन के साथ जुड़ जाएगा हम लोग का ग्रिड। करेक्ट, ये ऑलरेडी ये बस कपलर है, ये भी ऑन रहेगा, ऑन कंडीशन पे रहेगा। तो ये इस कंडीशन ऑन करने से ही ये दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा और लोड शेयरिंग करके इस लोड को आराम से ये दोनों जो सिस्टम है आराम से बैरी कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। ओके, तो दोस्तों पावर प्लांट में ना फ्रीक्वेंसी को ऐसे कंट्रोल किया जाता है, स्पीड को कम ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा किया जाता है। तो ये वाला सिस्टम कब काम पे आता है कि जब एक ग्रिड सोर्स को जब सिंक्रोनाइज करते हैं उस टाइम पे यूज़ करते हैं कि अगर जो जनरेटर का स्पीड अगर कम है, फ्रीक्वेंसी अगर कम हो रहा है, तो इसको स्पीड बढ़ा के फ्रीक्वेंसी दोनों को मैच करके सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये जो वोल्टेज है, देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज अगर जो TG है हम लोग का जो जनरेटर है इसका वोल्टेज अगर कम है तो इस वोल्टेज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो बेसिकली वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है AVR से, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि जनरेटर के साथ रहता है इसका फील्ड को एक्साइटेशन करने के लिए। हालांकि मैं इसके ऊपर एक जल्दी बहुत ही डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा। तो बेसिकली वोल्टेज को भी ऐसे ही यहाँ से ही कंट्रोल किया जाता है, जो कि AVR सिस्टम रहता है, उससे भी वोल्टेज को कम ज़्यादा करके फिर हम लोग दोनों को सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें, फेज सीक्वेंस, वोल्टेज, फेज एंगल एंड हर्स्ट, ये चारों चीज़ जब फुलफिल हो जाता है तो हम लोग इस सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को, खाली यही नहीं, दो मान लेते हैं यहाँ पे अगर ग्रिड भी नहीं होगा, अगर यहाँ पे और एक TG है और एक जनरेटर है, तो उसको भी सेम यही प्रोसीजर से सिंक्रोनाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कैसे किया जाता है। ओके, अगर आप लोगों का कुछ क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।